नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज मुद्दा हम उठा रहे हैं। गुजरात में कांग्रेस पार्टी न्याय मांगने निकल रही है। न्याय यात्रा की आयोजन कांग्रेस पार्टी द्वारा गुजरात में किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जुड़ सकते हैं। अब पिछले कई सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का राज है। हर बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी की ही सत्ता है और उसके बावजूद अब कांग्रेस पार्टी को लोग तभी सालों साल भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते जा रहे हैं क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी में कुछ ना कुछ उन्हें अच्छा लगता होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब अचानक गुजरात के लोगों के लिए न्याय मांगने के लिए निकल रही है। और क्यों गुजरात में न्याय मांगने की जरूरत पड़ गई, गुजरात में ऐसी क्या कमियां हैं? गुजरात मॉडल को लेकर देश के प्रधानमंत्री हर स्टेट को गुजरात मॉडल बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन गुजरात मॉडल पर ही अब कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है और गुजरात में एक न्याय यात्रा का आयोजन हो रहा है। तब कांग्रेस को गुजरात में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है गुजरात, और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में न्याय मांगने की जरूरत आखिरकार कांग्रेस को क्यों पड़ रही है, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनको आपसे मिलवा दूं और फिर चर्चा हम शुरू करते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रशांत त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी नमस्ते। नमस्ते सर, धन्यवाद। और हमारे साथ एडवोकेट रत्ना वोरा जी जुड़ी हुई हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी की। रत्ना जी स्वागत है आपका भी। जी थैंक यू। वैसे तो ये दस्तूर होता है डिबेट का कि सत्ताधारी जो पार्टी है वहां से शुरू किया जाए, लेकिन क्योंकि आज बात हो रही है कांग्रेस की न्याय यात्रा, तो सबसे पहला सवाल रत्ना जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा गुजरात में सब कुछ ठीक है तभी वोट मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो अब आप लोग कौन सा न्याय मांगने गुजरात में निकल रहे हैं? क्या आयोजन है और क्या क्या रूपरेखा है न्याय यात्रा की, और इसका आयोजन आखिर हो क्यों रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं वीएनएम न्यूज वडोदरा को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने इस टॉपिक के लिए बुलाया है, आमंत्रित किया है। दूसरा ही मेरे साथी पैनलिस्ट भाई श्री प्रशांत त्रिपाठी जी जो बीजेपी से जुड़े हैं, मेरा उनको भी नमस्कार है। और मयूरिका जी आप हमारी एंकर हैं, आपको भी मेरा नमस्कार। और जो भी आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी दर्शक मित्रों को भी मेरा नमस्कार। अब बात जो आपने मुझसे शुरू की है, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि क्या सचमुच गुजरात में मतलब लोगों को न्याय मिल रहा है। आप देखते हैं कि पिछले 30 सालों से गुजरात में लगभग बीजेपी की ही सत्ता चली आ रही है और बीजेपी को लोगों ने बहुत बार वोट दिए, बहुत बार अजमाया। लोकल बॉडीज के इलेक्शन में देख लीजिए, विधानसभा के इलेक्शन में देख लीजिए और लोकसभा के इलेक्शन में देख लीजिए। हर एक इलेक्शन में लोगों ने अब दिल खोल के बीजेपी को वोट दिए, परंतु सामने बीजेपी ने क्या दिया, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी ने अपने भ्रष्टाचार, हर एक मौके पे भ्रष्टाचार करने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। हर जगह से भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार है। आज गुजरात में अभी हाल ही में जो बजट पास हुआ, आप देखिए उसके अंदर गुजरात के लिए क्या रखा गया। गुजरात के लिए तो कुछ भी नहीं। ठंडक गोपाल कहते हैं ना कि भैया पड़ोस मतलब अपने घर का बच्चा घंटी चाटे और पड़ोस के बेटे को मतलब आटा। तो इस तरह के जो हमारे गुजरात में जो गुजरातियों ने इतना सारा को और अमित शाह जी को दिया, उनको गुजरात से उठा के, फलक से उठा के बोलते हैं ना, दिल्ली तक पहुंचाया, वहां पे उनको प्रधानमंत्री भी बनाया, परंतु उसके बावजूद भी गुजरात को क्या मिला? कुछ भी नहीं गुजरात को मिला है। गुजरात में हर तरफ से भ्रष्टाचार चल रहा है। आप देखिए जैसे मोरबी का जो झूलता मीनारा कांड हुआ था, उस टाइम पे 135 के आसपास लोगों की मौत हो गई और वो जो एक ओवेरा कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उस कंपनी ने जो काम किया वो सिर्फ जिसे कहते हैं थूक चटाने का बात थी, खाली एक खाने के लिए रंग रोगन करके वो पुल सामने रख दिया। और दिवाली से समय पहले, दिवाली के टाइम पे जहाँ पे लोग खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे के मिलने जुलने जाते हैं, वहां पर दिवाली के टाइम पे मातम छा गया लोगों के घरों में, मोरबी में। उसके बाद हम सबने देखा कि राजकोट में किस तरीके से हुआ। राजकोट में जो मतलब बच्चों का गेमिंग जोन में जो काम हुआ उसका भी एक आपने उदाहरण देखा। फिर हम देख रहे हैं कि सूरत में तक्षशिला पीड़ित बच्चे, वहां पे भी तक्षशिला में जो बना
और उसके बाद वडोदरा में बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हरनी तालाब में अपनी पिकनिक मनाने गए थे, परंतु वहां पे भी बच्चों को अपनी जानें गंवानी पड़ी। कहने का शॉर्ट मतलब ये है कि गुजरात में जो हालात है इस टाइम बद से बदतर हालात है, और गुजरात की प्रजा वोट तो दे रही है, परंतु वोट के सामने ना तो उनको सुरक्षा मिलती है, ना ही उनको मतलब बजट में उनको कोई प्रावधान दिए जाते हैं, और जो पीड़ित है उनके सामने कहा जाता है कि कुछ भी होगा अच्छे से अच्छा, मतलब किसी भी चरमबंदी को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसी तो बातें होती हैं। परंतु आप देखिए कि जब हमारे प्रधानमंत्री, माननीय श्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, तब क्या बोल के आए थे कि मैं ना खाता हूं ना खाने देता हूं। परंतु जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, खुद प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को पार्टी में निमंत्रण देते हैं और उनको डिप्टी सीएम तक बना देते हैं। मैं महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, अजित पवार जी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो आप कहते हैं ना कि भाइयों और बहनों, मैं आपका हूँ, आपके परिवार का हूँ, पर उन्होंने हमारे गुजरात को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे है। बहुत संगीन इल्जाम कांग्रेस पार्टी लगा रही है। प्रशांत जी है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से। सर, गुजरात मॉडल लेकर यहाँ से मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री बने देश के, और अब गुजरात मॉडल की पोल कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है। हर कोई गुजरात मॉडल पर सवाल उठा रहा है और कांग्रेस पार्टी अब कहीं ना कहीं जो हादसे हुए हैं गुजरात में उसके लिए न्याय मांगने के लिए निकल रही है, और हो सकता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इसमें जुड़े। क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी जिस तरह न्याय की मांग कर रही है, क्या प्रतिक्रिया देंगे सर आप इस पर, आप अपनी? सबसे पहले मयूरिका जी, मैं अपने और पार्टी के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल का। मेरे आदरणीय बहन श्री रत्ना जी को भी मेरा नमस्कार, और सभी दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से खूब खूब अभिनंदन और धन्यवाद। रत्ना जी कह रही थी, न्याय यात्रा की बात कर रही थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, जिस पार्टी को गुजरात की जनता ने, बहन जी अभी रत्ना जी 3 साल की बात कर रही थी, तो वे भूल गई कि 20 साल से पहले जब से भारतीय जनता पार्टी का यह शासन है, उससे पहले की बात उन्होंने नहीं की। जिस पार्टी को गुजरात की जनता ने इतना अपार आशीर्वाद, इतने मत एकदम थैले भर के मत देके जिनको सत्ता में रखा था, उस कांग्रेस पार्टी ने गुजरात को क्या न्याय दिया? नर्मदा की बात करो, गुजरात की शांति की बात करो, गुजरात में रोजगार की बात करो, या गुजरात की महंगाई की बात करो, या गुजरात में मेरी माताओं बहनों की सुरक्षा की बात करो, तो कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि गुजरात के लिए उन्होंने क्या किया। और अगर उनको लगता है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात को मॉडल स्टेट केवल कागज पे बनाया है, तो ऐसा नहीं है। आज आप गुजरात की स्थिति देखिए, पूरे देश में गुजरात स्टैंड्स थर्ड ऑन इकोनॉमिक फ्रंट डेटा वाइज। गुजरात में आज अब हम और आप रोज देख रहे हैं कि कितने लोग आउट स्टेट से इधर रोजगारी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं। इधर जो स्कोप है, इधर जो स्किल्स का कदर होता है, इधर जो स्किल्स की रिस्पेक्ट होती है, वो कहीं किसी और राज्य में नहीं होती। और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में जो शासन दिया है गत के वर्षों में, वो शासन कभी गुजरात की जनता ने कहीं देखा नहीं था। इसीलिए गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद दे रही है। और कांग्रेस पार्टी को भूलना नहीं चाहिए कि केवल 1 सीट उनको गुजरात में मिली, और गुजरात विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 156 सीटों के साथ। तो ये प्रजा जनता के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और अगर कांग्रेस अपने सपनों में जीना चाहती है, जैसे मुंगेरी लाल के सपने होते हैं, कांग्रेस अगर ये सोचती है कि लोकसभा में 1 सीट जीतने से हमने गुजरात की जनता का विश्वास जीत लिया, तो आई एम सॉरी टू से कांग्रेस को अभी भी आत्ममंथन करना चाहिए। अगर एटलीस्ट वो अच्छी सत्ताधारी पार्टी नहीं बन सके देश में और गुजरात में, तो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के जो वास्तविक प्रश्न है, जनता की जो वास्तविक समस्या है, नहीं कि वो समस्या जो कांग्रेस को अंदरूनी समस्या है। अगर मुझे हंसी इस बात की आ रही है बहन जी के, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, जिन लोगों ने अभी हाल ही के समय में वायनाड में या अमेठी को, जो लोग अमेठी में इतने सालों से जो जनता उनको आशीर्वाद दे रही थी, उनको वो न्याय नहीं दे सके, फिर वायनाड चले गए, वायनाड से वापस अमेठी आ गए। तो जहां जाते हैं वो वहां न्याय नहीं दे सकते। तो अन्याय देने वाले लोग, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद जनता ने जिनको आशीर्वाद दिया था, जनता ने जितना शासन करने का मौका दिया था, जनता ने जिनको झोली भर भर के सत्ता दी थी,
उस समय उन्होंने जनता का विचार नहीं किया, केवल एक परिवार का विचार किया, केवल अपनी पार्टी का विचार किया। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता केवल एक सेवा का माध्यम है और इसीलिए इतने सालों से गत वर्षों में गुजरात में जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आप कानून और व्यवस्था की स्थिति देखिए, आप इधर की अर्थतंत्र देखिए, गुजरात एक मॉडल स्टेट है और केवल भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के लिए नहीं या माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय अमित भाई शाह के लिए नहीं, आप निवेशकों को भी देखिए। आज विश्व स्तर के जो निवेशक गुजरात की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट गुजरात में आ रही है वो किसी स्टेट में नहीं आ रही। तो मॉडल स्टेट नहीं है तो क्या है? और गुजरात, मुझे ये पता नहीं चलता, आपने भी अपनी ओपनिंग नोट में कहा कि कांग्रेस किस बात का न्याय मांग रही है। अरे कांग्रेस को तो पहले अंदरूनी अपने आंतरिक लोकतंत्र में न्याय देना चाहिए कि कितने साल से कितने सीनियर कांग्रेस लीडर्स पार्टी का नेतृत्व करते करते, पार्टी का काम करते करते चले आ रहे हैं, फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। केवल एक परिवार कांग्रेस पर शासन कर रही है। इन शॉर्ट, कांग्रेस की जो जीवन है, कांग्रेस की जो सांस है, वो सत्ता तक ही सीमित रहती है और सत्ता न मिलने पर जैसा पानी के बिना मछली तड़पती है, ऐसे कांग्रेस तड़पती रहती है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी भी कांग्रेस अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगी तो ये देश की जनता, ये गुजरात की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी और उनको कभी मौका भी नहीं देगी। चलिए, आपकी बात मैं बड़ी ध्यान से सुन रही थी और आपने बात कही कि गुजरात में भर भर झोली इसलिए वोट मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। सर, आप कौन सी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं? सूरत में ट्यूशन जाते हुए बच्चे सुरक्षित नहीं है, राजकोट में गेम जोन में जाते हुए बच्चे सुरक्षित नहीं है, हरणी में मनोरंजन के लिए, पिकनिक के लिए जाते हुए बच्चे सुरक्षित नहीं है। इसकी वजह सीधी सीधी साफ साफ ये सामने आई है कि कहीं ना कहीं नगर पालिकाओं की, जनप्रतिनिधियों की, अधिकारियों की लापरवाही थी और उसका खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ा। सिस्टम की जो पोल है गुजरात में सारे देश के सामने खुल गई है। हर एक व्यक्ति अब गुजरात मॉडल पर सवाल खड़े कर रहा है, कौन सा गुजरात मॉडल और कौन से गुजरात मॉडल की तरह बात कर रहे हैं। यहाँ हादसे ही हादसे हो रहे हैं बिना किसी उपलब्धि के। हम सुर्खियों में सिर्फ इसलिए बने रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हादसे। अभी फिलहाल ये जो भरूच में, अंकलेश्वर में एक इंटरव्यू के लिए इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए और ये बात सुर्खियों में, देश भर में चर्चा में आ गई कि रोजगार नहीं है गुजरात में। सर, क्या जवाब देना चाहेंगे इन सारी बातों पर आप? मैं मानता हूं कि ये किसी भी तरह की घटना अगर समाज में हो रही है तो काफी दुखद है। हम सबको संवेदना होनी चाहिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, 5 साल में अगर आप अधिकारियों के नाम नहीं तय कर पाते हैं तो फिर कौन सा गुजरात और मॉडल? एक्शन, मैडम आप एक्शन की बात कीजिए। इतने सालों में स्वतंत्रता के बाद देश में अगर कानून और व्यवस्था की लिहाज से अगर सरकार ने पॉजिटिवली एक्शन लिया हो, ऐसा कोई हुआ है तो गुजरात में ही हुआ है। आप एक्शन की बात कीजिए। अगर 2, 4, 5 घटना कहीं घटती है सामाजिक कारणों या कोई टेक्निकल कारण या कोई किसी के निहित स्वार्थ के कारण, पर सरकार उसमें कितनी अलर्ट मोड पे है, सरकार उसमें एक्शन और रिस्पॉन्ड कैसा करती है वो भी देखने की चीज है, जो गुजरात सरकार ने बखूबी किया है। टूट रहे हैं तो सरकार क्यों ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, उसका कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। अब ये तो ऐसा है मैडम कि हर कॉन्ट्रैक्टर की जो बर्थ या हर कॉन्ट्रैक्टर का एग्जिस्टेंस बीजेपी के शासन में नहीं हुआ है। और जहां जैसे नहीं, हर जगह पे अपने एक रीजंस होते हैं, हर जगह पे अपना एक एनवायरनमेंट होता है, हर जगह पे अपने कारण होते हैं। पर उस घटना के घटने के बाद जो भी दुखद घटना हुई और जिसने भी ब्रीच किया, समझो जहां भी कोई वायोलेशन हुआ, पर उसके बाद सरकार ने किसी का भी पक्ष लिए बगैर, किसी का भी इंटरेस्ट को सेव किए बगैर सरकार ने इतने एक्शन मोड में काम किया, वो मुझे लगता है कि गुजरात के या देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ हो। सर, मैं वापस आऊंगी आपके पास क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट खुद कई मामलों में सरकार पर और सत्ता पर सवाल उठा चुकी है। लेकिन आज हम बात करें कांग्रेस जो न्याय मांगने निकली है। रत्ना मैम हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रत्ना जी, आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगातार पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी है और उसके बीच राहुल गांधी लोकसभा में खड़े होकर ये चैलेंज करते हैं कि हम आपको गुजरात में हराने जा रहे हैं। क्या 99 सीट मिल गई लोकसभा में, उसकी वजह से राहुल गांधी कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, ऐसा लगता है आपको? सबसे पहले मयूरिका जी मैं बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 की पार की नारे की बात करती थी ना, 400 पार, तो उसमें अकेले अपने दम पे तो वो कुछ लेके आई नहीं।
303 से में से गिर के वो 240 रह गई। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि अभी पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पे एक चर्चा चल रही है, बहुत जोर से चर्चा चल रही है कि डेमोक्रेटिक फॉर जो संस्था है एडीआर, उसने कुछ आंकड़े बाहर निकाले हैं और उस आंकड़ों में देखा जाए तो कम से कम 89 सीट्स पे, और कांग्रेस ने भी उस पर प्रहार किया है कि 89 सीट पे घपला हुआ है। 5 करोड़ से ज्यादा वोटिंग बढ़ चुकी है, और जो 5 करोड़ की ज्यादा वोटिंग बढ़ी है उससे फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हुआ है, वो उम्मीदवार जीत के आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही आपको कहना चाहती हूँ कि कम से कम जो ये सरकार बनी है वो बैसाखियों पे तो बनी है, परंतु झूठ और लूट और घपलाबाजी करके बनी है सरकार है। प्रधानमंत्री जैसे भी करके जोड़ तोड़ करके नरेंद्र मोदी तीसरी बार बन तो गए हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, वो नूर, वो चमक, वो तेजी, वो सब उड़ गई है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। हमेशा उनको लगा रहता है कि मैं प्रधानमंत्री तो बन गया, परंतु प्रधानमंत्री कैसे बनाऊं वो देश के सामने खुला पड़ गया है। तो यहाँ पर ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमने 99 सीटें पाए हैं, हम 99 सीटें नहीं, परंतु हम 99 क्या 300 ऊपर जाने वाले थे, परंतु जिस तरीके से धोखाधड़ी की गई है उस वजह से हम आज पीछे रह गए हैं। बाकी ये चोरी की सरकार है और ये लूट की सरकार बन के आई है, और यहाँ पे बैसाखियों की सरकार है, इसीलिए हमें कोई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। और भले हमने एक सीट गुजरात में से निकाली है, परंतु गुजरात में भी और सीटें निकलने की गुंजाइश थी, पर यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं उसमें गुजरात में भी सीटों में घपला हुआ है, वो सबके सामने दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, अगर मैं अपने विधानसभा के चुनावों की बात करूं, बेशक ये लोग 156-57 सीट जीत के लाए हैं, परंतु यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को साथ में एक तरीके से बी टीम बना के खड़ा कर दिया था। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद कर रहे थे उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। ठीक है, माना कि वो हमें भी नहीं पसंद कर रहे थे, परंतु उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था। और इस वजह से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50 सीटें तो ऐसी थी कि जो सिर्फ 5000 के अंदर के मार्जिन से जीती थी। विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ। अगर कांग्रेस की अगर आम आदमी पार्टी उनकी बी टीम थी तो लोकसभा में आप लोगों को फायदा होना चाहिए। लोकसभा में तो आपकी बी टीम थी। वो बिल्कुल, लोकसभा में वो हमारे साथ आए, उनका उपयोग कर लिया। तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का उपयोग विधानसभा में तो कर लिया, परंतु आम आदमी पार्टी को भी पता चल गया कि किस तरीके से उनका उपयोग हो गया। और जब उनके चेहरे पे से मतलब चश्मे उतर गए भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती के, ये जो दोस्ताना था, याराना था, वो बाद में टूटा और खत्म हो गया, और पता चला कि ये तो हमारा उपयोग हो गया। तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया और फिर इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी आ गई। कहते हैं ना कि एक बार काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार तो हो गए उपयोग, परंतु बाद में उन्हें अकल आ गई, इसलिए वो बाद में साथ में आ गए। तो यहाँ पर जो समीकरण बने हैं ना, वो समीकरण इसलिए बने क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, अब बीजेपी ने और चुनाव इलेक्शन कमीशन ने धोखाधड़ी करी। आप सोच सकते हैं चंडीगढ़ में एक मेयर के इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी का रिटर्निंग ऑफिसर इतनी बड़ी घपलाबाजी कर सकता हो, तो लोकसभा में सत्ता पाने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भी एक विरोध पक्ष का नेता होना चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, चीफ जस्टिस, और एक प्रधानमंत्री होना चाहिए, और ये तीनों मिलके इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन नियुक्ति करते। परंतु इन्होंने कानून ला के एक अपना कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, एक अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और एक विरोध पक्ष का नेता। इन तीनों में तो दो तो एक ही पार्टी के होने हैं, उनके साथ ये लोग इलेक्शन कमीशन की चुनाव करते हैं। तो चुनाव अगर इनके मुंह में, मतलब इनके दाल में काला नहीं होता, या इनकी मंशा साफ होती, या इनको कोई छल कपट नहीं करना होता, तो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया, सेटअप बताया था इलेक्शन कमीशन को चुनने का, उस सेटअप को क्यों नहीं माना। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राजीव कुमार जी ने भी इनके साथ मिलकर, भले वो संवैधानिक संस्था है, परंतु आज की तारीख में संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ईडी का, सीबीआई का, ये सब जानते हैं, सबको पता चल रहा है। अब वो दिन नहीं है कि जब गोदी मीडिया था, गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो दिखाता था लोग देखते थे, परंतु अब लोग अपने चैनल बंद कर रहे हैं। मैंने खुद अपना चैनल बंद कर दिया और मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब देखती हूँ, सोशल मीडिया देखती हूँ, और मैं
वहीं से आकलन करती हूँ कि क्या चल रहा है, क्योंकि जो सोशल मीडिया दिखा रहा है आज की तारीख में, आपकी जैसी जो चैनल्स है वो जो दिखा रही है वो सच्चाई दिखा रही है, और सच्चाई पे से पर्दा, अब जो उनके झूठ था उनके झूठ पे पर्दा हट गया है। आप देखिए हर जगह इनों की नकली सरकारी कचहरियां, आप सोच सकते हैं ये मतलब इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है कि नकली सरकारी कचहरियां, नकली सरकारी टोल बूथ, नकली सरकारी ऑफिस, सब कुछ नकली चल रहा है, और उसके बावजूद भी यहाँ पे इनको वोट मिल रहे हैं। तो क्यों मिल रहे हैं? ये गणित होता है, लोग जोड़ तोड़ की राजनीति होती है, समीकरण होते हैं, इलेक्शन के समय पर ये सब समीकरण चलते हैं। पर उसके बावजूद भी इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव में इनको चेहरा दिखा दिया गया है। 303 में से ये लोग 240 पे आ गए, और 240 में भी कम से कम 100 सीटों पे तो घपला करके आए हैं। इसीलिए अब ये जो बोलते हैं ना कि हम तो मतलब मैं अकेला सब पे भारी, ऐसी सारी बातें अब मिमियाने वाली बात हो गई है। खुद प्रधानमंत्री जी को बैसाखियों के सहारे चलना पड़ रहा है। इसीलिए अब जो कह रहे हैं कि हमें 30-30 साल से वोट मिले थे, तो वोट क्यों मिले थे, कैसे मिले थे, सब जानते हैं। और साथ ही अब जो कहते हैं ना कि प्रजा के चेहरे पर से भी उनका नकाब उतर चुका है, इसलिए प्रजा समझ समय आएगा, सबको पता जी। और हम लोग जरूर जीतने वाले हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने लोकसभा में कहा है कि हम गुजरात जीतेंगे, तो आज मैं डंके की चोट पे आपके चैनल से कहने वाली हूँ कि हम गुजरात जीतने वाले हैं। और अभी लोकल बॉडीज की इलेक्शन आएंगे, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं और कांग्रेस की तरफ बढ़ चुके हैं जी। रत्ना जी बड़े दावे से कह रही है कि अब कांग्रेस पार्टी को पसंद किया जाएगा। वैसे कांग्रेस पार्टी पर हमेशा चुनावी राजनीति के आरोप लगते रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं कांग्रेस पार्टी अचानक से 6 महीने पहले एक्शन में आ जाती है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो रहा है। चुनाव खत्म हो गए हैं, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी लगातार एक्शन में दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही चुनावी राजनीति का आरोप कांग्रेस पर लगाती आई है। प्रशांत जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रशांत जी, हमेशा भाजपा कहती आई है कि कांग्रेस हमेशा बरसाती मेंढक कहा जाता है कांग्रेस पार्टी को, कि जब भी चुनाव आते हैं बरसात की तरह ये मेंढक की तरह निकल आते हैं। लेकिन इस बार की राजनीति कुछ अलग दिख रही है। क्या राहुल गांधी सही में गुजरात जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं मैडम। और कांग्रेस का तो ये चरित्र रहा है, जैसे आपने कहा कि वो बरसाती मेंढक और सीजनल, उनका पॉलिटिक्स सीजनल होता है और हमारा सीजन होता है। वी हैव सीजन लीडर्स, दे हैव सीजनल लीडर्स। राहुल गांधी जी के हमेशा दो चेहरे रहते हैं किसी भी बात पे। वो उस बात का कांस्टेंट ध्यान रखते हैं कि अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी चुनाव से बहुत पहले निकली थी, और अब ये न्याय यात्रा चुनाव के बाद निकल रही है। कांग्रेस का चरित्र ऐसा रहा है कि वो इतनी दो बात का ध्यान रखते हैं कि सनातनी हिंदू समाज जो इस राष्ट्र में रहता है उसको कैसे अपमानित करो, और दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण में। हाल ही में आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जयपुर में कांग्रेस के कार्यालय का ओपनिंग था, तो उधर कोई गणेश जी की पूजा नहीं हुई, कोई हनुमान चालीसा नहीं हुई, पर उधर कलमे पढ़े गए। अरे मैं बोलता हूँ अच्छा है, चलो आप कलमा पढ़ो, पर आप सभी धर्म, अगर आप धर्मनिरपेक्षता, सर्वधर्म संभाव, सेक्युलरिज्म की बात करते हो, तो केवल नहीं, ये मैं उनके चेहरे दिखा रहा हूँ, मैं उनके तब आप सवाल नहीं उठाते हैं। उनके मापदंड कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, तब आप सवाल नहीं उठाते। वो कलमे पढ़ने वाला आप कहाँ से उठा लाते हैं? अरे मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो हिंदू है, ऐसे क्यों कर रहे हैं। अगर वो हिंदू है तो अगर आप कलमा पढ़ सकते हो तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं कर सकते? आप केवल तुष्टिकरण। और ये कांग्रेस पार्टी है जिसने अपने पूरे राजनीतिक, ये कांग्रेस पार्टी ने पूरे राजनीतिक जीवन में इस राष्ट्र की जितनी अस्मिता की बातें है, इस राष्ट्र की जितनी सम्मान की बातें है, सबको अन्याय किया है। ये वही कांग्रेस है जिसने 84 के दंगों में सिख समाज को अपमानित किया और अन्याय दिया। ये वही कांग्रेस है जिसने मेरी मुस्लिम महिला बहनों को साबानों के केस में अपमानित किया, प्रताड़ित किया। ये वही कांग्रेस है जिसने इस देश के युवाओं को, इस देश के किसानों को, इस देश की बहनों को कभी भी न्याय नहीं दिया, और आज वो न्याय यात्रा करने निकली है। और मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, मैं बड़े ध्यान से आदरणीय रत्ना जी बहन जी को सुन रहा था। वो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पे चल रही है, वो भारतीय जनता पार्टी 300 से 240 पे। तो उनको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसकी राजनीतिक आयु केवल 44 साल है, और उसने 2 सीट भी देखी है, 300 सीट भी देखी है, और आज 240 सीट है, 240 सीट। तो वो भारतीय जनता पार्टी आज भी आपके इंडिया अलायंस से सबकी सीटें मिलाकर ज्यादा सीट अकेली भारतीय जनता पार्टी के पास है, ये नहीं भूलना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी अगर हमारी बैसाखियों की चिंता करती है तो मैं उनको बता दूं कि उनके पास तो ऐसी बैसाखी है जो उनको ही सम्मान नहीं देती है। ममता जी तो राहुल जी का नेतृत्व नहीं स्वीकारती है। केजरीवाल जिनका पूरा राजनीतिक जीवन उनका और उनकी पार्टी का केवल कांग्रेस को घृणा करने में, कांग्रेस को अपमानित करने में गया, ऐसी बैसाखियां लेके कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ने निकली है। एटलीस्ट कम से कम मैं ये बोल सकता हूँ कि गुजरात में तो उनको कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो ये मुंगेरी लाल के जो सपने हैं कांग्रेस को मुबारक, वो देखती रहे। हमें गुजरात की जनता पे, गुजरात की जनता के सयानेपन पे, हमें गुजरात की जनता की जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार प्रेम और आशीर्वाद की जो संवेदना है, हम वो जानते हैं। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं, बार बार सालों साल तक मौका देती रहेगी। सालों साल रहेगी, मौका देती रही भी है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ियां तो चल रही है। शिक्षा के मामले ले लो, स्वास्थ्य के मामले ले लो, गड़बड़ तो है ही, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी भी अपनी जगह मजबूत रूप से लोगों के बीच नहीं बना पा रही है। अगर बना पा रही होती तो शायद लोकसभा चुनाव में कुछ और अच्छा रिजल्ट आ जाता। वैसे रत्ना जी कुछ और ही कह रही है, वो कह रही है कि घपलेबाजी हुई है और ज्यादा सीट हम जीत सकते थे, यानी 100 से भी आगे सीट जीत सकते थे, ऐसा उनका दावा है कि कहीं ना कहीं कुछ सीट्स पर घोटाले हुए हैं। इस बात पे कितनी सच्चाई है यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन गुजरात में न्याय यात्रा से रत्ना जी आपको लगता है कोई फायदा होगा? यहाँ तो जो जनता है वो कोर बीजेपी जनता है। जी मयूरिका जी, बहुत सही सवाल किया कि फायदा तो 100% जरूर 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 होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहाँ पे सिर्फ बातें बातें और बातें हुई, भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पे है। और मेरे प्रशांत भाई ने जो बोला कि शाह बानू को हमने मतलब न्याय दिलाया, तो बिल्किस बानू को क्यों भूल गए? आपने बिल्किस बानू के जो बलात्कार के हत्यारे थे उन लोगों को आपने जेल से बाहर निकाला, अमृतकाल के समय पे बाहर निकाला। और वो एक महिला थी, और सिर्फ एक मुस्लिम महिला थी ऐसा नहीं था, वो एक महिला थी, पहले महिला थी फिर मुस्लिम थी। उस महिला के साथ अत्याचार करने वाले 11 नराधमों को आपने जेल से बाहर निकाला, उनको फूल हार पहना के मिठाइयां खिलाई और कहा कि अच्छे वो तो ब्राह्मण थे और मतलब उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा, संस्कारी ब्राह्मण। ऐसे संस्कारी ब्राह्मणों को आपने जेल से बाहर निकाला, तो आपने महिलाओं का अपमान किया। त्रिपाठी जी, आपने महिलाओं का बहुत बुरा अपमान किया, बीजेपी का इसको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही आपने ये बताया कि आपके पार्टी में तो सीजन्ड आपने बोला सीजन नेता है और हमारे कांग्रेस में तो सीजनल नेता है। तो भैया हमारे कांग्रेस के नेताओं को क्यों आपने बुला बुला के इनवाइट किया? क्यों आपने कहा था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे और गुजरात बनाएंगे, जबकि आपकी खुद की बीजेपी आज की तारीख में कांग्रेस युक्त हो गई है। कम से कम 80% आपके कांग्रेस में हमारे नेता लोग ठाट से बैठे हुए हैं, वट से बैठते हैं, हमारे यहाँ से आते हैं, टिकट लेते हैं और जीत के जाते हैं। तो मेरा तो ये कहना, आपके पास तो नेताओं की भी कमी है, कोई नेता भी आपके पास थी, वो भी आपको कांग्रेस से लेने पड़ रहे हैं इसीलिए। और रही बात हमारे न्याय यात्रा की, तो न्याय यात्रा हम इसीलिए पर निकाल रहे हैं क्योंकि प्रजा में इतना ज्यादा अन्याय हो चुका है। आप देखिए 22 वक्त पेपर लीक होते हैं। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में गुजरात में 600 से ज्यादा सरकारी स्कूलें बंद हो गई हैं। आज एक मध्यम वर्ग के बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ता है और प्राइवेट स्कूल की फीस कम से कम 3,000 रुपया महीना होती है और 1,500 रुपया उसको वैन का या रिक्शा का पैसा देना पड़ता है। आपने जीएसटी लगा के सभी मध्यम वर्गीय महिलाओं के जो बजट को भी खत्म कर डाला है। आपने 1100 से ऊपर का तो गैस का आपने सिलेंडर कर दिया और दूसरी तरफ आपने राजस्थान में जाके कहा था कि हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। तो गुजरात का प्राइम मिनिस्टर आज दिल्ली में बैठे हैं, गुजरात के गृह मंत्री जाके दिल्ली में बैठे हैं, वहां पे दूसरों को तो थाली परोस के खिलाया जा रहा है और गुजरात की जनता को यहाँ पर मतलब सूखी रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। ऐसी हालत में लाकर गुजरात में रख दिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। और जहां पे कहूं तो जो भ्रष्टाचार आपने देखा होगा, अहमदाबाद की मैं बात करती हूँ, 550 करोड़ का पुल, 50 करोड़ का पुल जिसको कम से कम 50 साल चलने चाहिए थे, वो 5 साल भी नहीं चला, उसके टूटने उसको तोड़ने की नौबत आ गई। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ होगा आप सोच सकते हैं। और गुजरात मॉडल की बात करें, जाइए अयोध्या में राम मंदिर बनवाया था ना आप लोगों ने, राम मंदिर टपक पड़ा है, राम रथ जो राम पथ है वो सब टूट गए हैं, खत्म हो गए हैं। और तो और
पार्लियामेंट में बाल्टियां रख रख के आपको पार्लियामेंट में पानी जो टपक रहा है उसको बचाना पड़ रहा है। तो ये गुजरात का मॉडल आप दिल्ली ले गए, और गुजरात में आपने देखा अटल ब्रिज बनाया था, अटल ब्रिज में भी आपने देखा कि वहां पे दरारें पड़ गई, किसी भी टाइम कौन सा ब्रिज टूट जाए उसका कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पर गुजरात की जनता अब ये सब देख रही है, समझ रही है। वोटिंग तो अलग बात है, परंतु गुजरात की जनता 100% परेशान है। अब विद्या सहायक की आपने बात करी, तो ज्ञान सागर योजना लेके आए 11 महीने के लिए, बेचारे स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी निकाल देते हैं पढ़ते पढ़ते, टेट टाट की परीक्षा पास करते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि आपको सिर्फ 11 महीने पे नौकरी मिलेगी। 11 महीने के बाद आपकी नौकरी वहां के स्थानिक सरपंच, वहां के स्थानिक कॉर्पोरेटर के लेटर पर आधारित हो जाती है। तो ऐसी ऐसी स्कीम, वाहियात स्कीम आप लोग लेके आए हो, जिसकी वजह से गुजरात की जनता परेशान है और दुखी हो गई है। रत्ना जी, एक आखिरी सवाल जिसका बहुत छोटा सा जवाब दीजिए। न्याय यात्रा तो आप लोग निकाल रहे हैं, क्या सफल होगी गुजरात में ये न्याय यात्रा? छोटा सा एक जवाब। बिल्कुल 100% सफल होने वाली है, और कांग्रेस की नहीं जबकि सामान्य जनता भी इस न्याय यात्रा में जुड़ने वाली है। और राहुल जी और शायद प्रियंका जी भी यहाँ पर आएंगे, जो हमारे विरोध पक्ष प्रतिपक्ष नेता है। जी जी, चलिए मैं प्रशांत जी से भी यही सवाल पूछूंगी। प्रशांत जी, कि क्या आपको लगता है गुजरात न्याय यात्रा का जो कांग्रेस पार्टी आयोजन कर रही है उन्हें कोई फायदा होगा? स्थानीय निकाय के चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद महानगर पालिकाओं के चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव आएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा मिलेगा गुजरात में? मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं लॉजिकली बताऊं, गुजरात की जनता, सवाल बहुत सारे उठाए रत्ना जी ने। गुजरात की जनता बहुत विचारशील है, गुजरात की जनता बहुत सयानी है। उनको पता है कि ये वही राहुल गांधी है कि जब गुजरात में इतनी विपदा आ रही थी तब कभी नहीं दिखे, और अभी न्याय यात्रा निकालने आ गए। ये गुजरात की जनता जानती है कि ये लोग, जैसे आपने कहा था, बरसाती मेंढक है, अपने निहित स्वार्थ के लिए कभी भी आ जाते हैं और कभी भी चले जाते हैं। ये गुजरात की जनता जानती है। जैसे बहन जी कह रही थी कि दूध का दूध पानी का पानी गुजरात की जनता ने देख लिया है। क्या आज तक नर्मदा के बारे में कांग्रेस का क्या स्टैंड रहा, आज तक गुजरात के प्रश्नों के बारे में गुजरात की जनता, जैसे रत्ना बहन जी कह रही थी कि जनता देख रही है, तो मुझे पता है जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कितने आयुष्मान कार्ड दिए, जनता को इसका कितना लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने कितने आवास दिए, ये जनता देख रही है। प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। ये देश की जनता अपना जीवन अच्छी तरह से जी, ये जनता देख रही है। तो कांग्रेस को मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये सपने देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे उनका एक इवेंट होगा, इवेंट की तरह उनका एक सेलिब्रिटी शहजादा आएगा, थोड़ा माहौल बनाएगा और चला जाएगा। बाकी वोट के नाम पे गुजरात में से कांग्रेस के लोगों को कुछ मिलने को रहा, इतना मुझे विश्वास है। गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को, मैं अभी भी कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को एक पुत्र की तरह, एक भाई की तरह, एक अपने मित्र की तरह पाला है इतने सालों से, और गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ऐसा ही आशीर्वाद देगी। सर, आपने आवास योजना की बात की, कैसे आवास योजना कराए जा रहे हैं वो, उस पर बिल्कुल बहुत सवाल उठ रहे हैं। एक साल में वो आवास जो है वो जवाब दे रहे हैं। आयुष्मान कार्ड की आप बात कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ जिनको मिलना चाहिए उन्हें तो नहीं मिल रहा है, जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उन्हें भी मिल रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा अब जनता को ढूंढने की जरूरत है। और अगर मजबूत विपक्ष सामने आया है और सवाल उठा रहा है, तो आने वाले चुनाव में किस तरह हवा का रुख रहता है, राजनीति का रुख रहता है, ये देखना वाकई में बेहद दिलचस्प होगा। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिपाठी जी और रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी व्यूअर्स का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपको रोज रोज जुड़ना है, रोज रात 8 बजे मुद्दे की बात में हम वो बात चर्चा में लाते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आखिरकार इस लोकतंत्र का हिस्सा आप सब हैं। आप हमें YouTube चैनल पर देख रहे हैं, YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचना बेहद जरूरी है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।